नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का इतिहास भाग 1 का दूसरा अध्याय। कल हमने अध्याय 1 पढ़ा था जो हड़प्पा सभ्यता। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। यह 4 अंकों में आता है, तो इसमें से 4 अंक के प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो यदि आप इसी तरह से सभी अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी बच्चों की हो सके। तो आइए आज अध्याय 2 पर प्रकाश डालते हैं। जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले मुख्य प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, अथवा महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी, लक्षण क्या था। तो महाजनपद उस समय 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध था। तो महाजनपद जो 16 थे उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या थी, तो निम्नलिखित थी। तो पहली विशेषता थी कि महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। अब दूसरा लक्षण क्या था, इनकी संख्या 16 थी। इनमें से जो 12 जनपद थे वह राजतंत्रीय थे और 4 जनपद गणतंत्रीय थे। तो दूसरी विशेषता थी कि इनकी संख्या 16 थी और 12 जनपद राजतंत्रीय थे और 4 जनपद गणतंत्रीय थे। इसके बाद तीसरी विशेषता है महाजनपदों को लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता था। तो इसका अर्थ यह है कि जब लोहा का विकास और सिक्कों का प्रयोग हो रहा था तो उस समय इन महाजनपदों का विकास भी साथ साथ हुआ। चौथी विशेषता है अधिकतर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किलेबंद थी। तो ये 4 विशेषताएं थी। तो अगला प्रश्न है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो या महाजनपदों में प्रथम मगध जनपद था, वह शक्तिशाली क्यों बन गया था, या मगध जनपद 16 महाजनपदों में क्यों महत्वपूर्ण था, अथवा मगध साम्राज्य की सफलता के कारण बताइए। तो ये प्रश्न बनते हैं। तो मगध जनपद के बारे में यदि कोई विशेषता या यह शक्तिशाली क्यों था, 16 महाजनपदों में महत्वपूर्ण क्यों था, यदि इसके बारे में यदि पूछते हैं तो इसके बारे में यह उत्तर बनता है। तो हम लिखेंगे कि यह शक्तिशाली क्यों था, महत्वपूर्ण क्यों था। तो इसका यह शक्तिशाली और महत्वपूर्ण यह इसलिए था क्योंकि मगध का क्षेत्र अधिक उपजाऊ था। जो 16 महाजनपद थे तो इनमें जो मगध का जनपद था वह इसकी भूमि अधिक उपजाऊ थी, तो खेती की पैदावार अच्छी होती थी, जिससे आमदनी अच्छी होती थी। दूसरा है मगध के क्षेत्र में लोहे की खदानें थी। तो लोहे की खदानें होने के कारण यहाँ के लोग हथियार और औजार बनाते थे, जिससे इनको हथियार औजार बनाना सरल हो गए थे। तीसरा है मगध के जंगलों में हाथी अधिक पाए जाते थे, जिससे इन हाथियों का प्रयोग सेना के लिए होता था, इसलिए मगध की सेना शक्तिशाली हो गई थी। चौथा है मगध के क्षेत्र में गंगा और अनेक नदियां होने से आवागमन सस्ता और आसान हो गया था। मतलब आवागमन हो या व्यापार हो नदियों के माध्यम से होता था, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन गया था। तो इस तरह से अगला तीसरा प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न है सामान्य लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं, अथवा नागरिकों के जीवन का वर्णन करने के लिए इतिहासकार कौन कौन से साधनों की सहायता लेते हैं। या ये प्रश्न आ सकता है कि सामान्य लोगों के अध्ययन करने के प्रमुख स्रोत बताइए। तो बच्चों जो राजा और किसान और नगर उस समय विकास हो रहा था, तो उस काल के लोगों के जो साधारण लोग थे उनके जीवन का
इतिहास में किस प्रकार वर्णन किया या पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि उस समय के नागरिकों के जीवन का वर्णन इतिहासकारों ने करने के लिए या जानकारी के लिए वो कौन से साधन थे जिससे उनकी सहायता ली थी। तो इस तरह से सामान्य लोगों के अध्ययन करने के प्रमुख साधन या स्रोत बताइए। तो इसका उत्तर है सामान्य लोगों के इतिहास के अध्ययन का प्रमुख साधन निम्नलिखित थे। बोले क्या है? तो पहला है इतिहासकार अभिलेखों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, सिक्कों के द्वारा और ग्रंथों से सामान्य लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से इतिहासकार अभिलेखों से, चित्रों, सिक्कों और ग्रंथों से सामान्य लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते थे। दूसरा है सामान्य लोगों की भाषाओं की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त हो जाती है। सामान्य लोगों की जानकारी, सामाजिक जानकारी वैदिक साहित्य से भी प्राप्त हो जाती है। और चौथा है इतिहासकार दान संबंधी आदेशों तथा रिकॉर्ड के आधार पर इनका अध्ययन करके इन लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं? ऐसे विद्वान जो उस समय के अभिलेखों का अध्ययन करते थे, इनका अर्थ ढूंढते थे, तो उनको कुछ समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इन अभिलेखों को पढ़ने में जो अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं उत्पन्न होती थी उनको लिखना है। तो अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याएं थी, इनका वर्णन कीजिए। यह प्रश्न यह बन सकता है कि प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने के लिए विद्वानों को कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो बच्चों इनके लिए समस्याएं निम्नलिखित थी। तो पहली समस्या क्या थी? अभिलेख शास्त्रियों को ऐसी लिपियों को पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती थी जिनका प्रयोग समकालीन अभिलेखों में नहीं हुआ है। मतलब ये है कि ऐसी लिपियां थी जो उस समय पाई गई हैं जिनका प्रयोग उस समय की भाषा में या समकाल में अभिलेखों में नहीं हुआ है। तो ऐसी अलग से लिपियां भी प्राप्त हुई हैं। दूसरा है समस्या कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के अनेक नाम थे और उपाधियां थी। तो अनेक राजा के लिए एक ही राजा के लिए अनेक नामों और उपाधियों का प्रयोग हुआ है जिनका अर्थ निकालने में इनके लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि अब एक राजा है और नाम अब दूसरा दे दिया, फिर दूसरा नाम दे दिया, इस अभिलेख में दूसरा नाम, तो इसमें उनको समस्या उत्पन्न होती थी कि राजा दूसरा है कि वही राजा है। तो दूसरा इस तरह से है कि कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अनेक नामों और उपाधियों का प्रयोग हुआ है, तो इनका अर्थ निकालने में समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है अनेक अभिलेखों में एक ही शासक या उसके वंश के बारे में अलग अलग भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। चौथा तो तीसरा है अनेक अभिलेखों में एक ही शासक या उसके वंश के बारे में, तो एक ही शासक के बारे में या राजा के बारे में अथवा उसके वंश के बारे में अलग अलग भाषाएं और लिपियों का प्रयोग हुआ है जिससे उनको पढ़ने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चौथा है कुछ अभिलेखों की लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, यह भी उनके लिए एक कठिनाई बनी हुई है। तो अभिलेख शास्त्रियों के लिए यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतने ही प्रश्न इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे। निश्चित ही इसका समाधान होगा। यदि समाधान नहीं है तो फिर हम इसको दोबारा से समझाएंगे और इसके शेष प्रश्न उत्तर हैं दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आज ही इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे पढ़ें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।